तो भाई आज मैं जिस मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ वो सही में डीसी फैंस के लिए एक ट्रेजर की तरह है, क्योंकि पहली बार हमें दुनिया के सबसे पॉपुलर सुपर हीरोज एक साथ पर्दे पर देखने को मिले थे। लेकिन इसी मूवी के साथ एक ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट और अनवांटेड ट्रेजेडी भी जुड़ी हुई है, जिसे शब्दों से बयां नहीं किया जा सकता। मैं बात कर रहा हूँ 2017 में रिलीज हुई जैक स्नाइडर और जॉश वेडन की डायरेक्शन में बनी मूवी जस्टिस लीग के बारे में, जिसने रिलीज के बाद पूरी तरह से कॉमिक फैंस को हिला के रख दिया था। आज इसी मूवी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट तुम लोगों के साथ शेयर करूंगा, सो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, बिलीव कर पाना मुश्किल है लेकिन जस्टिस लीग की तैयारी डीसी स्टूडियोज ने 2007 में ही स्टार्ट कर दिया था। उस टाइम पे वार्नर ब्रदर्स ने ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर जॉर्ज मिलर को जस्टिस लीग मॉर्टल के नाम से एक मूवी बनाने का ऑफर दिया था। यहाँ तक कि स्टूडियो ने कास्टिंग का काम भी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था। सुपरमैन के रोल में डीजे कट्रोना, बैटमैन के रोल में आर्मी हैमर, वंडर वुमन के रोल में मेगन गेल, एक्वामैन के रोल में सैंटियागो कैब्रेरा और फ्लैश के लिए एक्टर एडम ब्रोडी को सिलेक्ट किया गया था। फैक्ट नंबर 2, कास्टिंग तो डीसी वालों ने सही में दमदार किया था, लेकिन जिस साल जस्टिस लीग मूवी बनने वाली थी उसी साल डीसी की सबसे बेहतर मूवी डार्क नाइट को भी रिलीज किया गया था। स्टूडियो को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि डार्क नाइट इतनी बड़ी हिट साबित होगी, और इसीलिए उनको लगा कि इस टाइम पे जस्टिस लीग बनाना ठीक नहीं होगा। इसके अलावा उस टाइम पे आज की तरह हॉलीवुड में राइटर्स का स्ट्राइक भी चल रहा था, और इसलिए वार्नर ब्रदर्स ने जस्टिस लीग के प्रोडक्शन पर स्टॉपेज लगा दिया ताकि दूसरे प्रोजेक्ट्स पर कंसंट्रेट कर सके। तो इस तरह से जस्टिस लीग मूवी आज से करीब 15 साल पहले बनते बनते रह गई। फैक्ट नंबर 3, जस्टिस लीग और एवेंजर्स का क्रॉसओवर तो हमें ऑलरेडी कॉमिक्स के जरिए देखने को मिला है, लेकिन 80s में इसके ऊपर एक मूवी भी बनने वाली थी। स्टोरी के मुताबिक डीसी का सुपर विलेन क्रोना क्रिएशन की सच्चाई जानने के लिए अपने आप को मार्वल यूनिवर्स में टेलीपोर्ट कर लेता है, और इस तरह से दोनों यूनिवर्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाती है। स्क्रिप्टिंग का काम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था, लेकिन मार्वल और डीसी के बीच हुई क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से ये प्रोजेक्ट कभी रियलिटी नहीं बन सका। फैक्ट नंबर 4, जस्टिस लीग मूवी पहले 2 पार्ट में आने वाली थी, जिसका पहला पार्ट 2017 में और सेकंड पार्ट 2019 में रिलीज होने का प्लान था, लेकिन खराब बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की वजह से इस प्लान को कैंसिल कर दिया गया। बाद में जब स्नाइडर कट रिलीज करने की डिमांड उठी, तब पता चला कि जैक स्नाइडर दरअसल इसको एक ट्रियोलॉजी की तरह बनाना चाहते थे, जिसके सेकंड पार्ट में लीजन ऑफ डूम को इंट्रोड्यूस किया जाता। लीजन ऑफ डूम डीसी विलेंस का एक ग्रुप है जिसमें लेक्स लूथर, डेथस्ट्रोक, ब्लैक मांटा, ब्रेनियक जैसे विलेंस शामिल है। इसके बाद थर्ड पार्ट में डार्कसाइड की एंट्री होती है, और इस बार हमें जस्टिस लीग के अगेंस्ट एक अल्टीमेट बैटल देखने को मिलता है। फैक्ट नंबर 5, 2011 में जब मैन ऑफ स्टील मूवी बनी, तब तक डीसी का ऐसा कोई प्लान नहीं था कि ये स्टोरी लाइन जस्टिस लीग से जाके कनेक्ट होगी, लेकिन मार्वल के सक्सेस को देखकर डीसी स्टूडियोज को लगा कि उनको भी एक एवेंजर्स टाइप मूवी बनानी चाहिए। वार्नर ब्रदर्स ने स्टोरी लिखने के लिए विल बिल को सिलेक्ट किया, जिन्होंने इससे पहले गैंगस्टर स्क्वाड मूवी में एज स्क्रीन राइटर काम किया था। जैक स्नाइडर के मुताबिक जस्टिस लीग की स्टोरी कुछ हद तक इंस्पायर्ड है 1971 में रिलीज हुई कॉमिक बुक सीरीज न्यू गॉड्स के ऊपर, जिसको लिखा था जैक किर्बी ने, और इसी स्टोरी लाइन के जरिए डार्कसाइड को एक प्रॉपर विलेन के रूप में डीसी में एस्टैब्लिश किया गया था। फैक्ट नंबर 6, कॉमिक्स में सुपर हीरो साइबॉर्ग की एंट्री 1980s में हुई थी, लेकिन वो जस्टिस लीग का मेंबर बना 2011 में, जब द न्यू 52 कॉमिक बुक सीरीज पब्लिश हुई। कुछ ऐसा ही हाल साइबॉर्ग का डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स में भी रहा है। जैक स्नाइडर के डायरेक्शन में बनी जस्टिस लीग में साइबॉर्ग का एक इम्पोर्टेंट रोल था, जिसमें उसके ओरिजिन पर फोकस किया गया है, लेकिन जब ये प्रोजेक्ट जॉश वेडन ने टेक ओवर किया, तब उन्होंने साइबॉर्ग के करीब 70% स्क्रीन टाइम को रिमूव कर दिया, जिसकी वजह से ऑडियंस मूवी देखते वक्त साइबॉर्ग से कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। साइबॉर्ग का रोल निभाने वाले एक्टर रे फिशर ने इसी टॉपिक को लेकर वार्नर ब्रदर्स और जॉश वेडन के खिलाफ कई बार पब्लिकली स्टेटमेंट दिया है, जिसकी वजह से आज के डेट में वो डीसी से पूरी तरह से बैन हो चुके हैं। फैक्ट नंबर 7, जस्टिस लीग मूवी की शूटिंग जब से शुरू हुई तभी से इसको कई सारे प्रॉब्लम्स ने घेर लिया। सबसे पहले स्टूडियो ने मूवी के स्क्रिप्ट को चेंज किया, जिसे विल बियोल ने लिखा था, क्योंकि वो लोग बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी के क्रिटिकल रिस्पॉन्स से सेटिस्फाई नहीं थे। उनके निकलने के बाद जेफ जॉन्स और क्रिस टेरियो ने स्क्रिप्ट में बहुत सारे चेंजेस किए, लेकिन स्टूडियो ने फिर से इंटरफेयर किया, और इस बार जॉश वेडन को बाकी के पोर्शन लिखने को दिया गया। इसके बाद पर्सनल ट्रेजेडी की वजह से जैक स्नाइडर को डायरेक्शन की पोस्ट छोड़नी पड़ी, लेकिन तब तक मूवी की शूटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी। स्नाइडर के बाद जॉश वेडन ने डायरेक्शन का काम संभाला, और उनकी वजह से स्टूडियो को $25 मिलियन एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ा, जिसमें कई सारे पुराने सीन्स को हटाकर रीशूट्स किए गए थे। फैक्ट नंबर 8,
मूवी के वीएफएक्स को लेकर काफी कंट्रोवर्सी हुई थी, स्पेशली सुपरमैन के मूंछ को लेकर स्टूडियो को काफी क्रिटिसाइज किया गया था, लेकिन इसका एक प्रॉपर रीजन भी है। रीशूट्स की वजह से हेनरी कैविल को मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट की शूटिंग छोड़कर दोबारा जस्टिस लीग के सेट पर आना पड़ा, लेकिन उस टाइम तक वो अपना मुस्ताच ग्रो कर चुके थे और कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक हेनरी क्लीन शेव नहीं कर सकते थे क्योंकि उनका कैरेक्टर मिशन इम्पॉसिबल मूवी में ऑलरेडी अपेयर हो चुका था। इसी वजह से हेनरी कैविल को जस्टिस लीग में मूंछ के साथ शूटिंग करना पड़ा, जिसे बाद में डिजिटली रिमूव किया गया था। फैक्ट नंबर 9, जैक स्नाइडर के मुताबिक जस्टिस लीग के थिएट्रिकल कट ने उनके ग्रैंड विजन का सिर्फ 25% ही दिखाया है, यानी वो इस मूवी के जरिए एक पूरा सिनेमैटिक यूनिवर्स क्रिएट करना चाहते थे जिसकी एंडिंग रिसेंटली रिलीज हुई मूवी द फ्लैश से कनेक्टेड होता। वो इस अनफॉर्चुनेट इवेंट से इतने दुखी हो गए थे कि उन्होंने आज तक जस्टिस लीग का थिएट्रिकल कट नहीं देखा है। फैक्ट नंबर 10, मूवी का बजट ऑफिशियली $300 मिलियन बताया जाता है, लेकिन इसमें मार्केटिंग कॉस्ट और रीशूट्स के एक्सपेंस को मेंशन नहीं किया गया है। इसीलिए मूवी ने जब $657 मिलियन का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया तब भी इसे एक कमर्शियल फेलियर माना गया। इस मूवी की वजह से स्टूडियो को एडिशनल $60 मिलियन का नुकसान हुआ था, जिससे आज तक स्टूडियो रिकवर नहीं हो सका क्योंकि इसी मूवी के बाद डीसी का फॉल डाउन भी शुरू होता है। हालांकि जैक स्नाइडर ने स्नाइडर कट के जरिए अपने विजन को दुनिया के सामने रखा, लेकिन स्नाइडर वर्स आज की डेट में डीसी फैंस के लिए एक फैंटेसी बन चुका है। एज ए डीसी फैन मैं तो यही चाहूंगा कि स्नाइडर वर्स रिस्टोर होने के साथ साथ जेम्स गन का यूनिवर्स भी सक्सेसफुल हो, ताकि सब लोग डीसी के पोटेंशियल को रियलाइज कर सके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगला वीडियो किस मूवी के ऊपर चाहते हो कमेंट बॉक्स में बताना। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।